एक सेक्शन अभी भी है जो कि इस बात से थोड़ा सा आउटरेज दिखा रहा है कि कैसे इन 12 आदमियों को अक्विट कर दिया गया, हमने क्यों इनको सजा नहीं दी। केवल की पूरी 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 गवर्नमेंट, पूरा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ना कि भाई अपील कर दी गई है, इसको जो है स्थगित किया जाए, इनको रीअरेस्ट किया जाए, इनको अंदर डाला जाए। तो आप जो है 19 साल से जिस गलत काम को लेकर चल रहे थे, आप अगले 19 साल के लिए वही गलत ट्रैक पे चलना चाहते हैं। जो 12 आदमी है इन्होंने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, 19 ईयर्स बहुत लंबी बात है, 19 ईयर्स ये अपनी फैमिली से सेपरेटेड रहे। कुछ लोगों की तलाक हो गई, कई लोगों की जॉब चली गई है, कई लोगों को जो है अलग अलग किस्म की बीमारियां लग गई है, किसी को खुदाई कम दे रहा है, किसी को दिखाई कम दे रहा है, कोई चलने की काबिल नहीं। This fight of almost 2 decades has also not come to an end. The Supreme Court stayed the Bombay High Court's order a day after this interview was recorded. प्रोसिक्यूशन ने खुद से ये बात रखी कि वो एक्यूज़ को जेल में भेजने की बात नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है जिसमें मौका के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी गई है, उसका असर दूसरे केस पर पड़ेगा और उसका असर दूसरे केस पर ना पड़े, इसलिए वो इस पर स्टे चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो नहीं चाहते कि इस जजमेंट की वजह से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचे, कुछ लोग बेल पर रिलीज़ हो, कुछ लोग एक्विटल हो, इसलिए उन्होंने इस पर स्टे दिया है, स्टे मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि 19 साल के बाद जो 7-11 के कैदी बाहर आए हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो आज़ादी से अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। और कानून की जो लड़ाई है वो हम जमीयत उलमा के साथ मिलकर आगे भी लड़ेंगे। So today we have with us Abdul Wahid Sheikh. Abdul was the first person to be acquitted in the 2006 Mumbai train blast. That was up until now, because in a very big breakthrough, in a very significant judgment on 21st July, the Bombay High Court acquitted all the other 12 Muslim men in the 2006 Mumbai train blast case. Now, as we know, the court overturned an earlier 2015 order, which was by Makoka Court, Maharashtra Control of Organized Crime Act, wherein they had awarded death penalty to 5 of them and life imprisonment to the other 7 men. तो आज हमारे साथ अब्दुल जी हैं, and because he has himself gone through wrongful imprisonment and he has closely fought for these 12 men, तो हम उनसे आज बातचीत करेंगे। जो 3 चीज़ें एटीएस ने फॉल्स लगाई थी हम पर एलिगेशंस को साबित करने के लिए, एक तो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, दूसरा रिकवरीज थी और तीसरा जो है विटनेसेस थे और टीआईपी परेड। तो ये 4 चीज़ों को हाई कोर्ट ने जो है आउटराइटली रिजेक्ट किया है और कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक्सट्रैक्ट किया गया है अंडर ड्यूरेस है, टॉर्चर करके लिया गया है। जो रिकवरी है, चाहे वो आरडीएक्स की रिकवरी हो, आरडीएक्स ट्रेसेस हो, डेटोनेटर्स हो, ये सारे के सारे जो है प्लांटेड है। दूसरा जो एटीएस के जो पंच विटनेसेस जो उन्होंने लाए हैं, वो उनके खुद के जो है स्टॉक विटनेसेस है। ये बात सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखी, स्टॉक विटनेसेस को जो है यूज़ किया गया है किसी ना किसी तरह से। हमारे रिश्तेदार है जिनको मार के टॉर्चर करके हमारे खिलाफ गवाही के लिए खड़ा किया गया, उनको डराया गया कि अगर तुमने गवाही नहीं दी हम एटीएस के कहने के मुताबिक तो तुमको भी हम जेल में डाल देंगे। तो 13 लोग 19 साल से, 12 लोग 19 साल से अंदर थे, अगर उसमें और 10 लोगों को डाल देते थे, 23 लोगों को, तो कोई क्या कर सकता था। 19 साल हमको इंतजार करना पड़ता था। कस्टडी का पीरियड है या जुडिशल कस्टडी का पीरियड है, इन सारे पीरियड के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो टॉर्चर है। पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, टॉर्चर की अलग अलग फॉर्म्स है। मैंने अपनी किताब में उसको बहुत एक बाकायदा चैप्टर लिखा है पुलिस टॉर्चर का, उसमें मैंने बताया है कि पुलिस किस तरह से टॉर्चर कर रही है, उसके कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं, क्या टेक्निक वो इस्तेमाल करती है। कोर्ट में जब ले जाते हैं तो टॉर्चर के निशानात ना दिखे या जो एक्यूज है वो जज को कंप्लेंट ना करे टॉर्चर की, उसके लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मीडिया उस वक्त इतना शोर कर रहा था, ये सब चीजों में चिल्ला चिल्ला के, जिन्होंने टेररिस्ट हेडलाइंस में और हर जगह एकदम पहले ही साबित कर दिया था, वो मीडिया आज शांत है।
तो ये जो एक टेररिस्ट का लेबल जो लग जाता है, उसके साथ आपने एक आपकी कैसी फाइट रही इतने सालों में, और उस लेबल का इम्पैक्ट इन आदमियों पे भी कैसे हुआ? कि हर केस की तरह मीडिया ने बहुत हा हू किया, हंगामा किया, और पहले ही दिन से हमको लश्कर तैयबा के स्लीपर सेल और आईएसआई के एजेंट्स और सीमी के जो है एक्टिविस्ट इस तरह इल्ज़ामात लगा के हमको पहले ही दिन हमको सज़ा सुनाने की कोशिश, फ्रंट लाइन आ गई, फ्रंट पेज पे आ गया। लेकिन जैसे दिन गुजरते गए, हमने हमने पहले दिन से कोर्ट के अंदर अपनी आवाज़ को उठाना शुरू किया। हमने बार बार कोर्ट के अंदर कंप्लेंट की, ईयरली रिपोर्ट तैयार करते थे और भेजते थे मीडिया हाउसेस को कि भाई हमारे ऊपर जो ये गलत इधर केस बनाया गया, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। हर साल हम ये रिपोर्ट बनाते थे और बाहर हमारे एडवोकेट शाहिद आजमी को भेजते थे, और वो उसको जो है सिविल सोसाइटीज़ के अंदर सर्कुलेट करते थे, मीडिया हाउसेस के अंदर सर्कुलेट करते थे। फिर आप जानते हैं इस तरह से हमने अपनी इनोसेंस को बाहर बताने की, पहुंचाने की पूरी कोशिश की। 2008 में फिर आप जानते हैं कि बॉम्बे क्राइम ब्रांच ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कहा कि बिल्डिंग बजाय के लोग हैं और उनका इस ब्लास्ट के अंदर पूरा जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और जो अर्लियर सेट ऑफ एक्यूज है उनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब एटीएस ने गलत लोगों को अरेस्ट किया था। ये 2008 में ही खुल गया था। तो फिर मीडिया की आँख खुली कुछ हद तक की, और उन्होंने कहा कि नहीं, इस केस में कुछ गड़बड़ है। तो थोड़ा-सा वहाँ से मीडिया जागना शुरू हुई। उसके बाद जब 2015 में जजमेंट आया और मैं रिलीज़ हुआ, तो 2015 से 2025 लगातार मैंने जो है किताब के माध्यम से, अपनी फ़िल्म के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने लगातार पूरे इंडिया का दौरा करके, इंडिया भर में मैंने प्रोग्राम करके, जहाँ-जहाँ पॉसिबल हो सकता था, मैंने कोशिश की मीडिया को अवेयर करने की, सिविल सोसाइटी को अवेयर करने की कि ये बोगस है, इसमें फँसे हुए लोग बेगुनाह हैं, उनको छूटना चाहिए। आरटीआई का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने आरटीआईज भी काफी फाइल करी ताकि वो और इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और प्रोसिक्यूशन के केस में भी उसमें काफी वो पंच कर पाए उस चीज से। तो आरटीआई का इसमें क्या रोल था, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी? आरटीआई एक्ट जो है 2005 में इनेक्टमेंट किया गया। हम 2006 में जेल के अंदर गए। हमें तो बाहर जब थे तो हमको आरटीआई एक्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हम जेल में गए तो हमने आरटीआई एक्ट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, सीआरपीसी, आईपीसी, सारी चीज़ें हमने बुक्स मंगा के पढ़ी। तो हमने फिर हमारे ही पुलिस वालों की इन्फॉर्मेशन मंगाना शुरू की कि भाई कभी इसको सस्पेंड किया गया, इसको कहाँ-कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, इसकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ हुई, इसके ऊपर कोई फ़ाइन लगाया गया, इसके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई क्या, इसके ऊपर कोई एलिगेशंस या कोई चार्जशीट फाइल हुई क्या? ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने मंगाना शुरू। पता चला कि हमारे केस में जो पंच विटनेस है, उसके ऊपर कई जगह पर एफआईआर दर्ज है। या हमें ये पता चला कि जो हमारे केस में पंच है, वो कई केसेस के अंदर एज़ अ पंच विटनेस की हैसियत से काम कर चुका है, और कॉमन ऑफिसर एक ही है। जो ऑफिसर ने पंच की हैसियत से मेरे केस में इसको यूज़ किया है, वही ऑफिसर ने नक्सल वाले केस में या यूएपी के अदर केसेस के अंदर या मोका के अदर केसेस के अंदर उसको पंच की हैसियत से इस्तेमाल किया है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेरी शादी हो गई थी 2003 में, और मैं उसके बाद शिफ्ट हो गया था विक्रोली से मुंब्रा में। अब मैंने वहाँ एक रेंटेड फ्लैट लिया था, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी बीवी थी, मेरे माँ-बाप कैजुअल रहते थे, कभी वो मुंब्रा में रहते थे मेरे साथ, कभी विक्रोली में रहते थे। तो 11 जुलाई का मुझे याद है कि मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था। मैं शाम में जॉब से आया और बच्चों के साथ खेला, बीवी से बात की, और हमारे पड़ोस के अंदर दोस्त है, उनके पड़ोस के फ्लैट में जाके मैं बात कर रहा था। उसमें उन्होंने टीवी चालू किया और टीवी में जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी 6:30 पौने 7 बजे। तब मुझे देखकर पता चला कि ऐसा कोई ब्लास्ट हुआ है, और हमको बहुत अफ़सोस भी हुआ, और आज भी अफ़सोस है कि 19 साल बीत जाने के बाद भी ब्लास्ट में हलाक होने वाले और ब्लास्ट में ज़ख्मी होने वाले को इंसाफ नहीं मिला है। ना उनको इंसाफ मिला, ना हमको इंसाफ मिला। 19 साल के बाद जजमेंट आया है, ठीक है, लेकिन ये जजमेंट बहुत देर से आया है। ये जजमेंट 9 महीने बाद आना चाहिए था। ये जजमेंट बहुत से बहुत 19 महीने में आना चाहिए था। 19 साल के अरसे ने बहुत हमको जो है लेट किया। दूसरा एलिगेशन मुझ पर ये था कि ये थे जो मुंब्रा में जो रेंटेड फ्लैट था थाना के अंदर, उसमें इन्होंने पाकिस्तानी बंदों को 4-5 पाकिस्तानी बंदों को शेल्टर दिया था, और ये सिमी के लिए काम करते हैं। बेसिकली ये 2-3 एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए थे, और इसको साबित करने के लिए वो कन्फेशनल स्टेटमेंट मेरा रिकॉर्ड करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, और मैंने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। देखिए, सही बात है कि इन 19 पग में बहुत कुछ हुआ। अरे तो एक्यूज है कि मानन था एक्यूज नंबर 1, वो तो खुद इस केस के अंदर जेल के अंदर नागपुर जेल ने कोविड की वजह से उसका इंतकाल
तो बेचारे का उसकी बूढ़ी माँ मेरे से उससे कल फ़ोन पर बात कर रही थी और मैं उसको जजमेंट सुना रहा था। कमाल पर भी लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को हाई कोर्ट ने जो है मुस्तरद किया, तमाम इल्ज़ामात से उसको बाइज़्ज़त बरी किया। तो उसकी माँ को मैं जब बोलने लगा तो वो बहुत रोने लगी और बहुत खुश हुई कि जो है मरने के बाद भी जो है उसके हक़ में जजमेंट आया है। और वो के कमाल के 5 से 6 बच्चे थे, वो आज भी जो है बिल्कुल परेशान हाल है। कोई कम्पनसेशन, रिहैबिलिटेशन की बात जो वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं कर रही है। कल जो मोहम्मद अली राय है, जिनकी टोटू आदमीद हुई है, जो कि घुटने इतने सूजे हुए हैं कि वो किसी सहारे के बगैर चल नहीं सकते। 2 आदमी के कंधे का सहारा देके उनको चला रहे थे। 19 सालों में उन्होंने अपनी बीवी, बच्चों और घरवालों को जो है क्यों दूर दूर रखा, उनकी पुश्तियों से दूर रहे। उनके मरने के वक़्त भी कई लोगों को उनके माँ-बाप की मौत पर मिट्टी देने की भी इजाज़त नहीं दी गई। ये बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। तो मोहम्मद अली है, जो बॉम्बे के गवंडी के हैं, इस केस में गिरफ्तार होने के बाद उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। जितने भी रिश्ते आते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, सब कुछ तय हो जाता है। पता चलता है कि इनके फादर जो है एक बम ब्लास्ट केस में गिरफ्तार है, तो वो रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं। जो हम्म। 2 हमारे 2 एक्यूज़ ऐसे हैं, 2 से 3 एक्यूज़ जिनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जिन लोगों की शादी हुई थी, 2 एक्यूज़ को तो मैं जानता हूँ कि शादी होके 6 महीना, 8 महीना भी नहीं हुआ था, उनको अरेस्ट कर दिया गया। जब वो जेल के अंदर आए तो उस दिन उनके उनकी उनकी बीवी के पेट में बच्चे थे। जेल आने के बाद 6-7 महीने बाद उनकी जो है बच्चों का जन्म होता है। बच्चों के जन्म के वक़्त वो अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सके और आज 19 साल से वो उन बच्चों से दूर है। जेल हम्म। जाने के बाद बच्चा पैदा और जब जेल से रिहा हुए तो वो बच्चा शादी के लायक खड़ा है वहाँ पर। स्वाति साठे नाम की एक लेडी सुपरिटेंडेंट थी, वो अभी रिटायर हो गई है, तो उसने एटीएस के साथ मिल करके हमें अप्रूवर बनाने की कोशिश की। हमें लालच दिया गया, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, आपको बॉलीवुड गर्ल्स के साथ शादी करा के देंगे, आप एटीएस के ऑफिसरों के संपर्क में रहेंगे, आपको इंडिया के बाहर सेटल कर दिया जाएगा वगैरह-वगैरह। कभी लालच, कभी धमकी, कभी इस तरह की बात करके ये केस के बाद आपको समझ में आया होगा, पूरी दुनिया को समझ में आया कि पुलिस के लिए जो है बिल्कुल उल्टे हाथ का काम है, किसी को भी उठा के 19 साल के लिए टेरर केस में बंद कर देना और उनका कोई बाल बायका नहीं कर सकता। उस वक़्त तो रेशियो अलग था ना, भई 1 एक्विटल था, 12 कन्विक्शन थे। इस वक़्त का रेशियो तो 100% है, 12 के 12 एक्विटल है। ना उस वक़्त वो आवाज़ उठी थी, बल्कि आज तो शिद्दत से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन सब प्रमोशन पे है। जो ऑफिसर ने हमको मारा, टॉर्चर किया, को कन्फेशन के लिए दबाव डाला, वो आज जो है चीफ बने हुए, कहीं पे वो सीनियर पीआई बने रहे, वो एसीपी, डीसीपी बने गए, प्रेसिडेंशियल मॉडल प्रेसिडेंशियल अवार्ड लेकर बैठे हो। अब पुलिस डिपार्टमेंट में उल्टा है कि गलत कीजिए जितना तो अपना आपको प्रमोशन मिलेगा। एटीएस को सस्पेंड कर दिया जाए। एटीएस का पूरा जो डिपार्टमेंट है उसको बंद कर दिया जाए, क्या ज़रूरत है? अब आपने जो है एनआईए बना दी है, अब सारे केस जो किसी भी स्टेट में होते हैं टेररिज्म के, वो तो एनआईए टेकअप कर लेती है। हाँ, एक नोटिफ़िकेशन होम मिनिस्ट्री निकालता है, सारे केस वो ले लेती है, तो क्या ज़रूरत है एटीएस और एटीसी को रखने की? और अक्यूज्ड की जो फैमिलीज है वो भी ये चाहते हैं अब कि इसमें इन्वेस्टिगेशन दोबारा से हो और बाकी भी इसमें जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए और इन्वेस्टिगेशन दोबारा से चले। देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, अब सवाल ये होगा कि भई ब्लास्ट हमने नहीं किया, ब्लास्ट तो हुआ, लोगों की हलाकतें हुई, लोग ज़ख्मी हुए, तो सवाल ये है कि फिर ब्लास्ट किसने किया? तो किसी न किसी ने तो ज़रूर किया है। तो जब किसी ने किया है, तो ये तो हुकूमत की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़िम्मेदारी है कि वो मालूम करे और असल लोगों को पकड़े। लेकिन उन्होंने हमको पकड़ के 19 साल से बंद करके रखा था। तो अब जो है एसआईटी बनाई जाए, बहुत सी जगह से ये डिमांड आ रही है, एसआईटी बनाई जाए जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे, पुलिस नहीं रहे। खुदा के लिए पुलिस को मत रखिए, न जाने वो फिर से जो है 13 बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को पकड़ेंगे, 19 साल बाद पता चलेगा कि वो भी बेगुनाह थे। तो पुलिस को मत रखिए, ये हमारे बहुत कॉम्पिटेंट जजेस हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उनको रखिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करें और पता वो कहाँ है, कौन है। अगर वो भाग गए हैं या मर गए तो वो आने दीजिए, अगर अगर एटीएस ने उनको अरेस्ट करके डिस्चार्ज दिया है तो वो भी आने दीजिए, सही बात सामने आने दीजिए ताकि उनका जो है संतुष्टि हो जाए सामने वाले को भी कि क्या हुआ